मैं तो जाने वाली थी आज, जाने वाली हूँ आज यहाँ से श्रीनगर, पर मुझे लगा कि जो मैंने 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी में मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ नीचे बैठने के लिए। फोटो खींचने के बाद खड़ी हो जाइए। उधर हो जाओ। किधर जाएंगे? मैं किधर जाऊँ? यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज हैं, यूथ से बात हुई, SC से बात हुई, OBC से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल कास्ट से बात हुई, शेड्यूल ट्राइब से बात हुई। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊंगी तो बहुत ज्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ। कि हम कश्मीर में तो हमारे हालात खराब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज्यादा बदतर हैं। कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें ख़त्म करना है। और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ इनमें पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है, किस तरह जम्मू कश्मीर की ज़मीन को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। कि आज बाजरी का ट्रक, तो हर चीज़ जो नौकरियाँ हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना कि राजौरी में कहीं 2 कहीं 4 नौकरियाँ थी, तो 4 या 6 नौकरी में से एक भी लोकल को नहीं मिली, सब की सब बाहर के लोग आके उनको मिल गए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है, हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो ज़मीन है, हर चीज़ को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है। गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरी सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इलाहा किया तो हमने शर्तों पे इलाहा किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है, हमारी ज़मीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की ज़मीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोज़गार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी ज़मीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। अगर हम इंडाइसिस देखें जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के मुकाबले में, तो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कभी भी फार्मर्स खुदकुशी नहीं करते हैं, पूरे मुल्क में खुदकुशी होती है। पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छत है। इसका ये मतलब है कि जो 370 जो महाराजा हरी सिंह ने
यहाँ मिल के शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए। एक गरीब आदमी जाके बाजरी निकालता था, पत्थर निकालता था, मगर आज उसके लिए भी बाहर वाले लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। कश्मीर में रेत निकालनी होती है तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ है उसको ये बाहर जो है इन्होंने ऑक्शन कर दिया है, सेल लगा दी है सारे जम्मू कश्मीर की। हमारे पास हमारे सिख भाई आए, उन्होंने हमसे शिकायत की कि अगर तमाम ज़बानों को इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया तो पंजाबी को क्यों छोड़ दिया। ये तो बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साथ ये क्यों इतना, ये इस किस्म पंजाबी ज़बान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित हमारे ये जहाँ भी हमें बोलते हैं कश्मीर में, बोलते हैं 370 की बात मत करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करेंगे। जम्मू में कहते हैं 370 की बात मत करो। जी ये तो बड़ा इंटरनेशनल गल है, मगर जब ये खुद ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, अरे बाबा उनको 2 वक्त की रोटी तो दो, उनको वहाँ पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी ज़मीन भी छीनना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहाँ वो बिका नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप, एक 370 को कितना धोएंगे आप। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो इतने सालों से इंतज़ार करें, जिनको मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में उनके लिए वहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशंस बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कुछ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं जाओ, जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीज कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस गर्मी में जो इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी। व्हाट अबाउट देम? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएं, बल्कि माहौल ख़राब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज़ थी तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप इसको। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है। फटने को आए हैं। मैं सुनती रही हूँ पिछले 5 दिनों से। यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं, मैं यहाँ के हिंदू की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं मेरे पास परसों एक आ गया, एक डोगरा आ गया, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, इनका कल को क्या होगा। अगर इसी तरह से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां सेल पे लगा दी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपका यहाँ जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करना चाहती हूँ। अब देखिए अमेरिका को देखिए, ट्रंप इतना पावरफुल, पर मीडिया ने क्या रोल किया। मीडिया ने उसको तकरीर नहीं, उसकी तकरीर तक उन्होंने नशर नहीं की। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया के कुछ चैनल्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाते। वो मैंने बार बार कहा, हमारा मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ के लोग इकट्ठे हैं। अगर बीजेपी का एजेंडा है तो वही हाल होगा जो पिछले 6 साल से हो रहा है। तितर बितर हो रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान और आपस में गुजर और पहाड़ी लड़ाओ, शिया और सुन्नी लड़ाओ। अभी जो इन्हें सीट्स का डीडीसी इलेक्शन में जो सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने रिजर्व की हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हैं, खुद रिजर्व की है, और जानबूझ के दूसरों को कहते हैं आप जाके जी कोर्ट में जाओ,
उधर पिल लगा लो ताकि आपस में झगड़ा हो जाए।